टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद में हमारा जो था हायर एजुकेशन। ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 टॉपिक में एक चीज रह गई थी, मैं बार बार कह जाता हूँ कि थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा, उसको मैं जल्दी कवर कर लूंगा। वो हमारा था एडल्ट लर्निंग, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक था, एडल्ट लर्निंग। तो एडोलसेंस क्या होते हैं, युग है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी स्टेजेज होती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, और उसके बाद में फिर उसी में इन्फेंसी स्टेज क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस, और एडोलसेंस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से उनको प्रॉब्लम जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इस सारी चीजों के बारे में, और फिर उससे लर्निंग से जुड़ी हुई जो चीजें उस पर डिस्कस करना है। इसके सिवा अगर कोई और प्रश्न, जिज्ञासा, कोई चीज अगर आपके मन में आई हो, या आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा हो वहां से आपको मिली हो, या आपने सिलेबस में खोल के देखा हो, आपको लगता है कि ये टॉपिक रह गया है या इसमें चीजें रह गई हैं, तो उससे जुड़े हुए चीजों को आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीजें जो है आज के टॉपिक में मुझे अभी याद आया, जब मैं इसको मैंने नोट कर रखा था, कि किसी ने मुझसे कहा था कि जैसे हमने कमीशन के बारे में पढ़ा था, स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमने बताया था कि 3 कमीशन आए, यानी सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी राधा कृष्णन कमीशन जिसे कहते हैं, जो 1948 में आया था। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में आया था, जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं, 1952। उसके बाद में कोठारी कमीशन आया था, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता। 3 कमीशन ही हमने बताया था, लेकिन इसके पहले हमने कहा था कि ये 3 कमीशन है स्वतंत्र भारत के, लेकिन इससे पहले भी कमीशन आए हैं। वो कौन कौन से कमीशन हैं, उस पे जैसे हंटर कमीशन है, गोखले का बिल है, वुड का डिस्पैच है, मैकाले का मिनट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और इन चीजों पे जो है मैं प्रकाश जरूर डालूंगा। आप बताइए, किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई चीज? कुछ नहीं पूछना? नो सर। अरे वाह, मतलब सब आता है आप लोगों को। देखिए सर ऐसा आप, तो नहीं कह सकते। हाँ ऐसा नहीं कह सकते। निश्चित रूप से क्या होता है, एक चीज और बताऊं, ये सभी का एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब आप अध्ययन कर रहे होते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आ रहा होता है, आपको बहुत सारी चीजें आ नहीं रही होती हैं, लेकिन चूंकि हम अध्ययन के उस फेज में होते हैं कि हमारे पास प्रश्न बहुत कम होते हैं, और अगर हम प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें काफी पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के कहीं प्रश्न होता है। क्योंकि प्रश्न आप ऐसे सोचे कि तुरंत पूछ ले, नहीं पता चल पाएगा। प्रश्न पूछने का मतलब हुआ कि आप कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके मन में प्रश्न आएगा कि अरे ये टॉपिक में ये चीज पूछनी रह जाएगी, अच्छा ये चीज में रह गया था, अच्छा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें आपके मन में आएंगी, तब आप पूछोगे, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी नहीं आया है मन में, अभी चीजें नहीं आई है, इसलिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन बता दो। आपके मन में ये आ सकता था कि सर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 पढ़ाई, तो इसमें आपने चेयरमैन का नाम बताया, लेकिन आपने 1986 की नीति पढ़ाई, उसमें किसी चेयरमैन का नाम नहीं बताया। 1968 में, 69 में जब आई, तब भी आपने किसी चेयरमैन का नाम नहीं बताया। इसी तरह से बहुत सारे हमने आपको एपेक्स बॉडीज पढ़ाई हायर एजुकेशन में, तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये एपेक्स बॉडीज, जैसे एनसीटी आपको बताया 1973 में आई, 1993 में उसको जो स्टेचुरी बॉडी घोषित किया गया, यूजीसी है उसको स्टेचुरी बॉडी घोषित किया गया 1956 में। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई, उसके रीजनल सेंटर आपको 8 जो है कॉन्स्टिट्यूट यूनिट बताए थे। इसी तरह से एनसीटी के आपको 4 कॉन्स्टिट्यूट यूनिट बताई थी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जो चीजें पूछनी चाहिए थी आपको, लेकिन चूंकि मैंने कहा नहीं कि आपको जो बताया जा रहा है आपको लगता है कि इट्स एनफ। तो आप एग्जाम पेपर में जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको लगता नहीं, अरे ये तो छूट गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं था कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या। निश्चित रूप से आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत वैरायटी के आते हैं। जितनी बार आप एग्जाम देने जाओगे उतनी बार अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी। तो आप ये सोचे कि अगर ये मैं छोड़ दूं, ये कवर कर लूं, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आए ना, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम में नहीं है तो मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम में आ गई तो वही चीज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
आई है रिसेंट, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारी चीजों पर फोकस किया गया है, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है। चलिए, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, संचार। देखिए, तीनों जुड़े हुए हैं, सिस्टम से हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो देखिए सीधा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ। हायर एजुकेशन में बहुत सारे चीजें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से मिलती जुलती हैं। यूँ कहा जाए, अगर हायर एजुकेशन पहले पढ़ा दिया जाता और टीचिंग एप्टीट्यूड बाद में पढ़ाया जाता तो ज्यादा ठीक होता, जो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आता कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से एक जो चीज हमारा जो टॉपिक है, जो 3rd नंबर का, वो हमारा है कम्युनिकेशन, संचार। संचार से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एक सेक्शन आया था जिसके अंदर हमने टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो डिस्कशन किए थे। और उसके बाद में टीचिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कम से कम 10 प्रश्न हमने जो है डिस्कशन किए। तो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, संचार से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो सही तो आता है कम्युनिकेशन, जो संचार का एक पार्ट है। जैसे मास कम्युनिकेशन है, उसकी जो थ्योरीज हैं, उसकी जो ऐसी थ्योरीज जो टीचिंग में अप्लाई होती है, सभी नहीं। मास कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी उसके अंदर चीजें, उसका अपना एक विषय है। उसमें से कुछ चीजें जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जरूरत पड़ती है, उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, बाकी सारी चीजों को नहीं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में? कि यानी क्यों कहें क्लासरूम कम्युनिकेशन, जैसे हम संचार कर रहे हैं, तो संचार कैसे होता है? एक विद्यार्थी के साथ शिक्षक का संचार कैसे होता है? एक शिक्षक विद्यार्थी के साथ कैसे संचार करता है? इसके सिवा एक संस्थान जो है वो अपने विद्यार्थियों के साथ कैसे संचार करता है? विद्यार्थी संस्थान के सदस्यों के साथ अगर उन्हें कोई बात करनी है, उन्हें अपनी चीजें रखनी हो, तो किस प्रकार से संचार करती है? उन सारी चीजों को हमें अध्ययन करना है इसका। और संचार बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये केवल इसीलिए जरूरी नहीं कि हमें पढ़ना, हमारी डे टू डे लाइफ में भी ये संचार की बहुत महत्वपूर्णता है। आप जानते होंगे, कुछ लोग होते हैं, जैसे कवि, आपने देखा होगा। हम और सामान्य व्यक्ति और कवि के में इतना फर्क होता है कि जो कवि होता है वो बहुत बेहतर तरीके से शब्दों को संगठित करके प्रस्तुत करता है, हमें अच्छा लगता है। और एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो उन्हीं शब्दों से चीजों को नहीं प्रस्तुत कर पाता। कोई होता है कि इतना बढ़िया तरीके से बातें करता है, इतने बढ़िया तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण होता है कि समझना आसान होता है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग होते हैं, इतना वही शब्द होते हैं, वही सारी चीजें होती है, लेकिन उन पे वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो संचार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में भी। कहा भी जाता है कि सफलता की जो कुंजी है वो मात्र ज्ञान का होना ही नहीं है कि आपके पास बहुत ज्ञान है। सफलता की कुंजी ये भी है कि ज्ञान का प्रस्तुतिकरण कैसे है, आप किस रूप में अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं या दूसरे के साथ संचार में उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है, शिक्षण में कैसे संचार का उपयोग होता है। साथ ही आपने देखा होगा कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा। इस शिक्षण में आजकल संचार यानी डिजिटल क्रांति आ गई है, तो शिक्षण में इसका काफी उपयोग होने लगा है। तो इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। संचार की यूनिट के अंदर जो है आपके मीडिया जगत में, जैसे न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं, न्यूज एजेंसीज कौन कौन सी हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। पहला समाचार पत्र हिंदी का कौन सा है, या पहला जो है कहाँ से शुरुआत हुई। इसके सिवा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये पहली फिल्म कौन सी बनी। इस फिल्म के जो है पुरस्कार, जो अभी आपने देखा नहीं, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक सर है, फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पूछा गया कि जो स्कूल है, नेशनल स्कूल और ड्रामा कहाँ पर स्थापित है, या इसके चेयरमैन कौन है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जो हमारा मीडिया है सर, वो कौन से स्थान पे आता है? जी, क्या पूछ रहे हैं? सर जो हमारा मीडिया है हम्म, कौन सा पिलर माना जाता है सर? ये 4th पिलर माना जाता है। जो भारत का बताइए। संविधान का जो चौथा स्तंभ है, वो मीडिया को माना जाता है, 4th पिलर। जी सर, थैंक यू। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था, कई बार क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं। तो आप ये मानिए कि इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो अलग अलग वैरायटी है, तो अलग अलग वैरायटी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी आया था कि जो है संचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर कौन सा सर्कुलेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब जो है हमें देने होते हैं एग्जाम में। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, आप एक एक देखिए, आपके पास
एक सबसे बड़ी चीज है कि अब एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है। तो एग्जाम जब करीब आया है तो आप जैसे हम पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, आपको पढ़ाने आते हैं तो उससे पहले एक बार जो पढ़ाना है उसको देखते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है। ऐसा नहीं होता है कि मैं अच्छा पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है लाओ बस लॉग इन किया और पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं। उससे पहले मुझे देखना होता है कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आखिर है क्या, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, फिर पढ़ाना होता है। क्योंकि पता लगे हमने बहुत दिन पहले पढ़ाया है और फिर अचानक पढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमको फिर लिखा लिखाया पढ़ाना होता है। जो लिखा है वही बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे और नए चीजों से अपडेट भी नहीं हो पाएंगे। तो आपको सही से नॉलेज नहीं ट्रांसफर होगा, फिर वो एक ही तरह से कहा जाए जैसे किताब से पढ़े उसी तरह से कराएगा। तो हमें पहले से पढ़ना होता है। सेम वे आप जब भी क्लास करने आए रहे हैं तो आप अपने पेपर में 2 मिनट 5 मिनट पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। या जैसे अभी आप देख लीजिए कि नेट एग्जाम जून 2020 या आपने 2018 2017 किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया और फटाफट उसमें देख लिए कि आज अच्छा जो कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा, कम्युनिकेशन के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर भी तुरंत रिवाइज हो जाएगा और आपको पढ़ते समय आपको समझ में भी आएगा, अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका आंसर ये होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैंने कहा नहीं आप पढ़ के खूब अच्छे से जा रहे हैं, आपको लगता है आपने पूरा मैदान जीत लिया है, और जब आप एग्जाम में जाते हैं कहते हैं अरे ये तो छूट गया था, इसलिए छूट गया था क्योंकि आपको लगा था कि बस नहीं प्रश्न आते हैं। तो आप 5 मिनट पहले जरूर देख के आए, क्वेश्चन पेपर देख लें, ठीक। सर एक क्वेश्चन होता है सर, बुक कोई सजेस्ट कर दीजिए फर्स्ट पेपर के लिए जो अच्छी हो। देखिए बुक तो मैं क्या बताऊं, मैं बहुत सारे आप जानते हैं आजकल आपने मीम्स वर्ड सुना होगा ना, ठीक है। मीम्स का मतलब होता है ठीक है, कि आपने कार्टून बना करके हंसी उड़ाई जाती हो या ऐसी। लोग कहते हैं केवीएस मदान की बुक, पहले मैंने भी कई सारे लोगों को बच्चों को सजेस्ट किया कि इंग्लिश में हिंदी में केवीएस मदान की बुक आती है, इस तरह से सजेस्ट किया। उसके बाद में 2020 में मुझे लग रहा है नेट का पेपर हुआ था, 2020 में हाँ हुआ था। तो जब 2020 में नेट का पेपर हुआ था तो उस समय उस पर मीम्स बन के बहुत सारे मैंने देखा कि जब क्वेश्चन पेपर आया तो केवीएस मदान की पुस्तक से कुछ क्वेश्चन ही नहीं आए थे, अलग अलग से क्वेश्चन आए थे। तो इसी तरह से क्या है, कोई बुक ऑथेंटिक नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बुक है यहाँ से आप पढ़ लीजिए। सभी बुक्स जो है, जितने भी बुक्स आपको सजेस्ट की जाती हैं, वो आपको एक पाथ है, एक रास्ता है कि इस रास्ते से जाना है। और वो जो पाथ है वो एक नैरो पाथ है। नैरो पाथ का मतलब क्या है कि एक सकरा रास्ता है। हाँ, अब उसमें आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो जो दिया है वो शॉर्ट शॉर्ट में दिया, आपको उसको डिटेल डिटेल से पढ़ना है। तो पुस्तक सारी अच्छी है, बस उस पुस्तक के अंदर किसी में कुछ ज्यादा दिया हुआ है तो किसी में कुछ कम दिया हुआ है। आप ये सोचिए कौन सी पुस्तक आपको अच्छी बताई जा सकती है। तो मैंने भी कई सारे लोगों की, वीएस मदान की यूथ कंपटीशन की अच्छी बुक आने लगी। कुछ लोगों को अरिहंत अच्छी लगती थी। तो देखिए अलग है, अरिहंत में बहुत सारे क्वेश्चन जो उनके सॉल्व पेपर होते थे बहुत सारे गलत लिखे होते थे। इसी तरह से उसमें जो लिखा होता था कंटेंट वो भी गलत लिखा होता था। कुछ लोगों को मैंने ट्रू मैन भी सजेस्ट किया था, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने ट्रू मैन की बुक से भी तैयारियां की थी। तो ट्रू मैन की बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेंट अच्छे से, लेकिन उसमें गलतियां भी बहुत सारी थी। देखिए हर एक पुस्तक में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती है, क्योंकि जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपडेट वर्जन निकालते हैं और गलतियां कर देते हैं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको अपडेट रहना है, क्योंकि अगर आप उसी किताब के भरोसे हो गए, समझ ना, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप केवल मेरे भरोसे हो जाइए कि मैं पढ़ा रहा हूँ और जो सर पढ़ा रहे हैं उतना ही तैयार करना, उससे ज्यादा नहीं तैयार करना, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम क्वालिफाई करने में। क्योंकि आप बिल्कुल एक इस जगह स्टेबल हो गए। नहीं, आपको स्टेबल नहीं हो, आपको पढ़ाई करते समय 2 3 4 रेफरेंस देखने होते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई चीज न्यूज आती है उसको कंफर्म करने के लिए कई सारे चैनल से वेरीफाई करते हैं। सेम वे मैंने आपको पढ़ाया, आपने क्या किया, उसको नेट पे डाल के चेक कर लिया, या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे और उसको सॉल्व किया, उसका आंसर मैच किया कि सर ने जो पढ़ाया था उसका आंसर सर ने ये बताया था, इसमें आंसर फिर आपने आंसर की से जाके मैच किया, अच्छा आंसर सही मिल रहा है, इसका मतलब ठीक पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप वेरीफाई करके चलेंगे तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। आप स्टैटिक हो जाएंगे, एक जगह पर हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक कोई भी एक चीज है, कोई ऐसी बुक नहीं बनी है, कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जो एक वही सब कुछ आपको क्वालिफाई करा दे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी किताब लेना है तो ले लीजिए, एक किताब होनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए, आपको रिवाइज करने के लिए। केवीएस सर मदान की मिल केबीएस जाएगी। मदान की है, केबीएस मदान और अरिहंत दो हैं। हाँ तो वही है, आप देख लीजिएगा। अरिहंत में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ज्यादा मिलती हैं, कहीं कहीं गलत लिखा होता है,
कहीं कहीं आंसर गलत लिखे होते हैं, प्रिंट कर देते हैं। और बाकी केबीएस मदान की बुक अच्छी है, उसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक या थोड़ी सी जो एरर्स हैं वो कम होती हैं। दोनों अच्छे। अब यूथ कंपटीशन की भी बुक आ गई है, तो यूथ कंपटीशन की भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और ट्रूमैन की भी बुक अच्छी आती है, और भी कई सारे प्रकाशन हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संचार, ठीक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था, संचार। संचार यानी जो कम्युनिकेशन है, वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। ठीक है, ये जो शब्द है कम्युनिकेशन, जो जैसे हिंदी में संचार कहते हैं, ये शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। जिसका मतलब क्या होता है? सामान्य, कॉमन करना। कॉमन है क्या चीज? इट स्टैंड फॉर नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कन्वे ओपिनियन, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड, ओरल, रिटन, बॉडी लैंग्वेज और साइन। क्या है? इट स्टैंड फॉर नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कन्वे ओपिनियन। जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो नेचुरल एक्टिविटी, क्या है कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या हमारे पास कोई खुशी होती है, हमारे पास जो भी कुछ होता है हमारे मन में, हम उस चीज को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, दूसरे से बताना चाहते हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। तो उसमें क्या है, जैसे हम किसी को सलाह दे रहे हैं, हम किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, हम या अपनी फीलिंग, या हमें कोई सूचना मिली तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कैसे करते हैं? या तो हम बोल के करेंगे, ओरली, हमने शब्दों के माध्यम से कह दिया, या तो हम लिख करके, अगर हम भाषा का उपयोग जानते हैं तब। जैसे अगर आप भाषा का उपयोग नहीं जानता, कोई भाषा नहीं बोल पाता, तो क्या करता है उस समय? वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, या साइन लैंग्वेज, या साइन लैंग्वेज में चिन्हों के माध्यम से वो अपनी चीजों, या पिक्चर के माध्यम से अपनी चीजों को अभिव्यक्त कर देता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति है, जो मनुष्य है, या मनुष्य कह दें, या कोई भी जो है जानवर है, जो एनिमल है, जो अपनी चीजों को व्यक्त करते हैं, वो क्या करते हैं? क्योंकि उनके पास भाषा नहीं होती है, या भाषा है भी तो उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते, तो वो अपनी चीजों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, साइन के माध्यम से। और मनुष्य जो है वो ओरल और रिटन, यानी चूंकि पढ़ा लिखा है, भाषा का ज्ञान है, तो वो अपनी चीजों को ओरल और रिटन के माध्यम से भी करता है। लेकिन सारी चीजें जरूरी नहीं कि वो ओरल और रिटन के माध्यम से भी करते हैं। आप जानते हैं, जैसे कोई परेशान है, दुखी है, तो आप रो रहा है। कोई खुश है तो उसके हंसी से आप पता लगा लेते हैं, चिन्हों के माध्यम से बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है, मनुष्य के द्वारा क्या होती है? अपनी भावनाओं को, अपनी ओपिनियन को, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, कॉमन। कॉमन का अभिप्राय क्या है? सामान्य। ठीक है, सामान्य का अभिप्राय ये हुआ कि जैसे मैं बैठा हूं, ठीक है, मेरे को किसी चीज की खुशी है कोई, ठीक है, मेरी फीलिंग है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूँ, तो वो खुशी, वो मोटिवेशन मैं आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अगर मैंने आप तक ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद में वो सूचना, वो चीज आप तक पहुंच गई, और पहुंचने के बाद में आप भी मेरी खुशी में शामिल हो गए, आपको भी बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है, आप भी मेरी चीज से आप भी मोटिवेटेड हो गए, इट मीन्स इट हैपेंड कॉमन। ये कॉमन हो चुका है, मतलब मैं जो, मेरे के अंदर जो है वो चीज आप तक पहुंच चुकी है, तो सामान्य हो गई। तो किसी भी सूचना तक, लोगों तक पहुंचाना, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं जानकारी जानता हूँ, वो मैंने आप तक पहुंचा दी, अब वो जानकारी आप भी जान गए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉमन। ठीक है, चलिए अब संचार के विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। सबसे पहले संचार का क्या है? टू शेयर। हम शेयर क्या करते हैं एक दूसरे को? ठीक है, सबसे पहले संवेदनाओं और विचारों का आदान प्रदान। हमारे पास फीलिंग्स होती है हमारी, और हमारे थॉट्स होते हैं। फीलिंग क्या है? हमारी अपनी फीलिंग है, फीलिंग किराए पे नहीं मिलती। फीलिंग अपनी फीलिंग्स होती है, और अपने थॉट्स भी होते हैं। दो थॉट्स, एक हमारे थॉट्स किसी के द्वारा जनरेट किए गए हैं, और एक हमारे अपने नेचुरल थॉट्स होते हैं। वो जो हमारे होते हैं, या जो हमारे विचार है, वो हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर का मतलब मेरे पास है, मैंने आपको तक पहुंचा दिया, आपके पास है, आपने अगले वाले को तक पहुंचा दिया, तो आदान प्रदान, शेयर करना। टू इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब बांटना होता है, जैसे ज्ञान और सूचनाओं को आदान प्रदान करना या बांटना। जैसे अभी क्या किया जा रहा है? अभी मैं कुछ चीजों को आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ चीजों आपको बांट रहा हूँ। शेयर करने का मतलब ये हुआ कि मैंने बता दिया कि भाई जो है अफगानिस्तान से आज जो है टोटल जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रियों ने मतलब टोटल 18,000 के करीब में अपने यहाँ के लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया। तो ये दिस इज इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको शेयर कर दी।
लेकिन यहाँ इम्पार्ट कर रहा हूँ, ज्ञान का वितरण कर रहा हूँ। ज्ञान का वितरण करने का मतलब है कि मैंने चीजों को सुना और सुनने के बाद में मैंने अपने पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान के अनुसार उसको एक्सप्लेन किया ताकि सरलतम रूप तक आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इम्पार्ट करना। फिर क्या है, ट्रांसमिट करना। देखिए शेयर मनुष्य कर रहा है, इम्पार्ट भी वही कर रहा है। एक होता है ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट करना क्या, उपकरणों के माध्यम से। ठीक है, उपकरणों के माध्यम से कैसे, जैसे आपके व्हाट्सएप पे कोई सूचना आई और आपने उसको दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, फिर तीसरे ने को फॉरवर्ड कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़े, आपकी व्यक्ति से बात भी नहीं हो रही है, लेकिन उस सूचना को जगह जगह आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और टू मेक कॉमन, जो ऊपर आपको बताया कि जन सामान्य को संचार प्रक्रिया का हिस्सा बनाना। जन सामान्य को संचार प्रक्रिया हिस्सा मतलब कि जितने भी लोग हैं उन सभी तक संचार पहुंचाना। यानी कोई चीज, जानकारी मैं जानता हूं, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाना, कि वो जानकारी केवल मेरे तक सीमित न रहे, यानी किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहे, वो जानकारी सभी तक पहुंचे, तो उसे कहते हैं टू मेक कॉमन। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, वहीं से मैंने लिया है कि संचार के विभिन्न अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, बाकी संचार को अगर और डिटेल में जाएं, डेफिनेशन में जाएं, तो संचार क्या, दो व्यक्तियों के बीच मानवीय भावना और मतों का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन फीलिंग एंड ओपिनियन बिटवीन ईच अदर। एक दूसरे के, ठीक है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, शेयर करता है, तो हम उसे कहते हैं कि इन दोनों के बीच में संचार हो रहा है। ठीक, अब जाते हैं संचार का नेचर क्या है, कम्युनिकेशन का नेचर। सबसे पहली चीज, ये संचार दो तरफा होता है, टू वे प्रोसेस। संचार कभी वन वे प्रोसेस नहीं, ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब मैंने आपको कोई चीज, मैंने, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने आप तक पहुंचाई, आपने उसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में उसको क्या किया, समझा, तो समझने के बाद में आपका फीडबैक मिला। तो ये टू वे प्रोसेस हो गई कि मैंने आपको बताया, फिर आपने मुझे बताया। ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, यानी डायनेमिक है। संचार कभी स्टैटिक नहीं होता कि वो एक ही गति में चल रहा है, एक ही तरीके से चल रहा है, नहीं। समय परिस्थिति के साथ में परिवर्तन भी आते रहते हैं और इसमें गतिशीलता बनी रहती है। ठीक है, फिर ये क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यानी संचार के लिए भी एक सिस्टम होता है। सिस्टम का, जैसे मैं आपसे अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, एक प्रॉपर चैनल बना हुआ। क्या चैनल, मैं अपनी चीजों को आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो मैं एक सोर्स हो गया जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पीडीएफ बनाया, तो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। फिर मैंने भाषा का प्रयोग किया, और भाषा का प्रयोग करने के बाद में मोबाइल के थ्रू, चैनल क्या है, एक डिजिटल माध्यम उपयोग किया, मोबाइल, और मोबाइल के थ्रू मैं अपनी आप सूचना आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। आपके पास भी इसी तरह का मोबाइल है, कोई डिजिटल मोबाइल, जिसके अंदर आप जो भी सूचना पहुंचाई जा रही है, वो सूचना को आप देख पा रहे हैं। आपके पास वो ऐप है जिसमें वो चीजें ओपन हो रही हैं, तो आप देख रहे हैं, और उसके बाद में उसको इनकोड कर रहे हैं। जैसे आप हिंदी पढ़े हैं, तो हिंदी की चीजों को देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। हिंदी नहीं पढ़े होते तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता। आप क्या कर रहे हैं, जो डी कोड है, डी कोड मतलब जो कोडिंग में लिखा हो, जैसे आपने देखी, मार्केट में जाइए और बारकोड लगे होते हैं हर चीज पे, तो बारकोड को आप आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या, ये आप नहीं समझ पाते। वहीं स्कैनर होता है, वो जैसे स्कैन करता है, उसकी सारी सूचना जो है वो कंप्यूटर में चली जाती है, कंप्यूटर पढ़ लेता है उसको। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, जो इनकोड है, जो कोड के रूप में लिखा गया है, उस चीज को डिकोड कर लेता है। ठीक है, और डिकोड करके उसमें क्या है उसका मतलब समझ लेता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टम से चलती है। हम सूचनाओं को यहाँ से भेज रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, किसमें, मैं अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को एक भाषा, जैसे हिंदी भाषा कहते हैं, उस भाषा में मैं उसको इनकोड कर रहा हूँ, और उसको मोबाइल के थ्रू, एक चैनल के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपके पास भी मोबाइल है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करने के बाद में क्या कर रहे हैं, उसको आपका मोबाइल फिर डिकोड करता है। यानी देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ, क्या करता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाता है, और आपके पास मोबाइल है, वो डिकोड करता है, फिर आप तक पहुंचता है, फिर आप उसको पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। तो ये क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है। संचार निरंतर चलता रहता है, संचार कभी बंद नहीं होता। निरंतर का अभिप्राय है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो पहले जब से शुरू हुआ है संसार, तब से चली आ रही है और आगे चलती रहेगी। फिर संचार में विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का आदान प्रदान होती है, आप जानते हैं, अभी बताया गया। अब आते हैं हमारे जो मेन फैक्टर, कितने कितने तत्व होते हैं, इसके एलिमेंट कितने होते हैं संचार के। ठीक है, तो संचार के देखिए, आप ऊपर लिखा हुआ है, संचार के जो है मुख्यतः 5 एलिमेंट लिखे हुए: संचार, संदेश, माध्यम, ग्रहणकर्ता और फीडबैक। ये क्वेश्चन आया है और कई बार आया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन कम्युनिकेशन, या एलिमेंट दिया होगा, उसमें से आपको लिखा होगा कि इनको सिस्टम में, सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करिए। तो इस तरह से आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है संचार।
ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट है जहां से संचार की शुरुआत होती है। ठीक है, तो संचार को विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न रूपों से जानते हैं। तो सबसे पहला आता है संचार। ठीक है, तो देखते हैं संचार को किस नाम से जानते हैं। संचारक। संचारक मतलब जो संचार कर रहा है। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, संचारक। ठीक है, संप्रेषक, मैं आप तक संप्रेषण कर रहा हूं, मैं आप तक संप्रेषण कर रहा हूं, मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूं तो कम्युनिकेटर कहलाता हूं। मैं वही संप्रेषक, यानी जिसे संचारक को संप्रेषक या संचारक जिसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेटर कहते हैं। तो ये संदेश देने वाला। संदेश देने वाला क्या है, मैं जो बैठा हूं आपको संदेश पहुंचा रहा हूं। देखिए भूमिका अलग अलग है। जैसे डाकिया क्या होता है, आप तक संदेश पहुंचाता है, तो संदेश सेंडर आप तक। सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर क्या करता है, सूचनाओं को पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, कहीं से सूचनाएं वो आप तक पहुंचा दे रहा है। ठीक, मैंने किसी को सूचना दी, उसने आपको सूचना पहुंचा दी, तो सेंडर। तो मैं अभी क्या है, सेंडर हूं, आप तक सूचना। मैं सोर्स भी हूं, मैं मतलब मैं कम्युनिकेटर, मैं कम्युनिकेट भी रहा हूं, और मैं ही भेजने वाला भी हूं, मैं सेंडर भी हूं, मैं ही। ठीक है, कम्युनिकेटर हो सकता है। कभी कभी ये क्या होता है, जैसे किसी ने कोई सूचना कही, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश दिया, और उस मुख्यमंत्री के आदेश को मैंने आप तक पहुंचा दिया, तो मैं केवल सेंडर की भूमिका निभा रहा हूं, कम्युनिकेटर कोई और था, मैं सेंडर की भूमिका में था। ठीक है, तो लेकिन अगर कम्युनिकेट करने वाला भी वही वही आपको भेजने वाला भी है, तो मैं कम्युनिकेटर ही हूँ उसे, यानी पहले जो संचार होता है, संचारक होता है, उसे ही कम्युनिकेटर, उसे ही सेंडर कहते हैं। तीसरी चीज क्या है, सोर्स। सोर्स उसे कहते हैं जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही। तो अभी मैं चूंकि आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, और सूचना का जो स्रोत है वो मैं ही हूँ, मैं ही आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो सूचना यानी सोर्स में मैं ही हूँ। उसके बाद क्या है, इनकोडर। इनकोडर कौन है, जो संचार कर रहा है वही इनकोडर है। वो क्या कर रहा है, तो जो चीज संचार करना चाहता है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी संवेदनाएं हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो उसके पास थॉट्स हैं, उस थॉट को वो आप तक पहुंचा रहा है। और कैसे पहुंचा रहा है, उसको इनकोड करके। अब अभी पर कोई यहाँ पर इंग्लिश भाषी हो, या कोई चाइनीज समझने वाला हो, या कोई रशियन समझने वाला हो, उसको हिंदी इंग्लिश में लिखा तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज जानता है, रशियन भाषा में लिखा होगा तो समझ में आएगा, हिंदी इंग्लिश उसके लिए समझ में नहीं आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी भाषा को इनकोड कर रहा हूँ। इनकोड कैसे, मैं अपनी संवेदनाओं को, जो हिंदी जानता हूँ या इंग्लिश जानता हूँ, उसकी भाषा में, उस वर्णमाला में मैंने अपनी शब्दों को, अपनी भावनाओं को पिरो दिया और आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मैं ही कम्युनिकेटर हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं सोर्स हूँ, मैं इनकोडर, जिसको विभिन्न नामों से जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है या पहला एलिमेंट क्या है, तो अगर कम्युनिकेटर लिखा है, या सेंडर लिखा है, या सोर्स लिखा है, या इनकोडर लिखा है, चारों में से कोई भी लिखा है, ये सब पहला स्टेप कहलाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या, संचार का संदेश। ठीक है, अब मैं संचारक क्या करता है, अपनी भावनाओं, जो चीजों को जो अभिव्यक्त करता है, जिस चीज को करता है, वो संदेश कहलाता है। तो संचारक द्वारा संचारी, यानी सेंडर जो इनकोडर है, जो सेंडर है वो भेज रहा है, जिसको रिसीवर को भेज रहा है, तो जो चीज भेज रहा है, ठीक है, मैसेज जो दे रहा है, या जो अपनी थॉट्स भेज रहा है, या अपनी फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, उसे मैसेज कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है माध्यम, संचारक एवं संचारी के बीच सेतु है। माध्यम क्या है, संचारक एवं संचारी के बीच सेतु है। मीडियम क्या है, चैनल क्या है, मेन चीज ये होता है। मैं अभी आपके थ्रू बात कर, तो क्या है, चैनल जो हमारा वो है डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर यहीं पर क्या होता है, फेस टू फेस होता, आपको इस हमारे आमने सामने बैठा, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है। यही आपने देखा होगा कि कहीं पर माइक लगा हुआ है, माइक के माध्यम से हो रहा है। यही टेलीविजन के माध्यम से होता है, यही रेडियो के माध्यम से होता है, यही पत्राचार के माध्यम से होता है। तो मीडियम कोई भी हो सकता है जिसके माध्यम से हो। ठीक, फिर है संचारी। संचारी मतलब जिसके पास संचार पहुंच रहा है, ग्रहण करता, रिसीवर कहते हैं जिसे। ठीक है, मैंने कम्युनिकेट किया और जिसके पास वो संचारी। रिसीवर जिसने संदेश रिसीव किया। ऑडियंस जिसे हम ऑडियंस भी कहते हैं, ठीक है, श्रोता। और जिसे हम डिकोडर कहते हैं। डिकोडर मतलब जिसने उस संदेश को, जो इनकोड संदेश आया था संचारक की तरफ से, उसको डिकोड कर लिया, उसको समझ लिया, पढ़ लिया, तो उसे डिकोडर कहते हैं। तो ये चार नाम इसके हैं। फिर है फीडबैक और प्रभाव। फीडबैक मतलब जो संचार मैंने किया, जो सूचना मैंने पहुंचाई, उसको वो समझा कि नहीं समझा। संचार तभी पूरा होता है, एक चीज याद रखिएगा, संचार ऐसा नहीं कि तुरंत पूरा हो गया, आपने अपनी बात कह दी और संचार पूरा हुआ, नहीं। कम्युनिकेशन तब पूरा होता है कि जो बात आपने कही, वो बात सामने वाले ने उसको रिसीव किया, और रिसीव करके उसको आपको फीडबैक दिया, या वो जो संचार आपने किया उस पर प्रभावित हुआ। यानी मैंने आपको कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, आपने उसको पढ़ा, उसको समझा, तब तो वो
संचार कम हुआ। मैंने आपको कहा, आपने सुना कर दिया, आपने पढ़ा ही नहीं, तो संचार पूरा नहीं हुआ। आप तक पहुंचा, आपने रिसीव कर लिया, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ। तो संचार के टोटल 5 एलिमेंट हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में है। कम्युनिकेटर, सेंडर, सोर्स, इनकोडर, जिसे पहला स्टेप है। मैसेज जो करता है दूसरा स्टेप है। मीडियम तीसरा स्टेप है। कम्युनिकेटर जो रिसीवर होता है वो चौथा स्टेप है। वो पांचवा स्टेप क्या है? फीडबैक। देखिए ये हो गया एक प्रोसेस हो गई, यानी कम्युनिकेटर ने अपनी बात, तो अपना मैसेज दिया किसी चैनल को थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपने पहुंचा और आपने उसको रिसीव किया कि भाई बहुत खुशी की बात है कि मेरा जो है जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। ठीक है, ये आप तक पहुंचाया, आपको वो मिला और आपने कहा अरे वाह, आपको संदेश मिला, आपको पता चला कि आपके किसी दोस्त ने जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तो आपको बहुत खुशी हुई और आपने प्रसन्नता महसूस हुई, आपको इफेक्ट पड़ा, आपको भी खुशी महसूस हुई। अब आपने क्या किया, इधर से आपने उसको धन्यवाद दिया, आपने कहा और बढ़िया आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। तो अब यहाँ जब आप उसको फीडबैक दे रहे हैं तो फिर प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्या? टू वे प्रोसेस। मैंने कहा कम्युनिकेशन क्या? टू वे प्रोसेस। तो जब आप संदेश देने लगे तो आप क्या बन जाओगे? वही कम्युनिकेटर, सेंडर, सोर्स, इनकोडर। ठीक है, तो पहले एक चैनल उधर से इधर कंप्लीट हुआ, फिर जब आप इधर से बोलना शुरू किया तो उस समय आप कम्युनिकेटर हो गए, वो क्या हो गया? सामने वाला रिसीवर हो गया। ठीक है, हाँ चलिए जी, हल्की अब हल्की भी करेंगे हाँ जी इसमें थोड़ा। चलिए अब आगे आते हैं संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, मेन चीज शुरू कर रहा है वही बातें नहीं है, किसका माइक ऑन हो सही गया? तो है लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, संचार के प्रकार, टाइप्स कितने? संचार के कई बार आ चुका है, टाइप्स के बारे में प्रश्न आ चुका है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। संचार के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, स्मॉल एंड लार्ज, 2 तरह के ग्रुप हो सकते हैं। और चौथा है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। इस जो है इंट्रापर्सनल जब स्वयं से बात करते हैं, इंटरपर्सनल जब हम स्वयं से हट करके किसी और व्यक्ति से बात करते हैं, यानी 2 व्यक्तियों के बीच मध्य जब बात होती है, 3 व्यक्तियों के मध्य जब बात होती है तो उसे कहते हैं, यानी 2 व्यक्तियों की मध्य, 3 नहीं, 2 व्यक्तियों की मध्य बात होती है, इंटरपर्सनल कहते हैं। और जब वही संख्या बढ़ जाती है तो ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप जो है वो संचार कहते हैं। ग्रुप चाहे छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, लार्ज ग्रुप भी हो सकता है। और जब यही जो ग्रुप है उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, यानी पब्लिक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं हमारे कम्युनिकेशन के टाइप। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन होता है, उसमें कम्युनिकेशन के कुछ और भी प्रकार हैं। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या प्रकार है? इंटरनल कम्युनिकेशन, जिसे हम आंतरिक संचार कहते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन का हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाह्य संचार, यानी आंतरिक संचार, ऐसा संचार जो किसी संस्थान के, किसी संगठन के, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा संस्थान जो उस संस्थान के बाहर भी होता है, जैसे आप अपने घर के अंदर कोई सूचना, किसी चीज को, मुद्दे पे आप डिस्कशन करते हैं, वो बात केवल आपके घर तक सीमित रहती है, आपके घर के सदस्यों तक बात होती है, उसका किसी बाहरी व्यक्ति से लेना देना नहीं होता, ना उसमें किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। लेकिन कभी संचार ऐसा हो रहा होता है जिसमें हम बाहरी व्यक्ति को भी शामिल कर रहे होते हैं, उसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है संचार जो होता है वो शाब्दिक होता है, अशाब्दिक भी होता है, वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल होता है। वर्बल जिसमें भाषा का उपयोग किया जाए उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, शाब्दिक संचार। ठीक है, स्पोकन भाषा का उपयोग के रूप में किया जाता है, या तो हम बोलते हैं, यानी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तो भाषा का उपयोग करके बोल रहे हैं, और या रिटन, लिख करके, जैसे आप पीडीएफ देख रहे होंगे तो इस पे लिखा भी हुआ है स्क्रीन पे। तो या तो भाषा जहां पर होती है वहां बोलेंगे या तो लिखेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहां पर भाषा का उपयोग नहीं हो रहा होता है, यानी भाषा की का भाषा जो है सहायता नहीं ली जाती है, तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे जेस्चर के माध्यम से, बॉडी जेस्चर, आप जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, आपको बॉडी जेस्चर के माध्यम से समझाता है, भाई इधर चले जाओ, उधर जाओ, वो सिग्नल देता है आपको, ठीक है, चिन्ह बताता है, ऐसे बताता है चले जाओ। ठीक है, या आप घर पे बैठे हुए हैं तो आपको बॉडी के माध्यम से, आपने देखा होगा कि जैसे जानवर होते हैं वो अपने बॉडी के माध्यम से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसी तरह से बॉडी जैसा। फिर क्या? साउंड, विशेष प्रकार की आवाज के माध्यम से, आपने देखा होगा जैसे अलार्म बजती है,
अलार्म क्या होती है, इसमें भाषा का उपयोग होता है? नहीं होता। अलार्म बजती है तो अलार्म क्या वो आपको अलर्टनेस ले आती है, ठीक है। ये या जो हम लोग पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के दौरान आपने जो सुना होगा कि जो स्कूल में घंटी बजती थी वो बताती थी कि दोपहर की घंटी की, सुबह की घंटी मतलब प्रेयर होने वाली है, दोपहर की घंटी मतलब इंटरवल हो गया, और शाम की घंटी मतलब छुट्टी होने वाली, ठीक है। तो साउंड के माध्यम से, या आपने सुना होगा सीटी बजा देते हैं पुलिस में या मिलिट्री में, ऐसे बहुत सारी चीजें। फिर एक कलर के माध्यम से, रंग, विभिन्न रंग के माध्यम से, आप जानते होंगे ट्रैफिक पे जा रहे हैं, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है। पिक्चर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के पिक्चर्स बने होते हैं, आपने देखा होगा, पिक्चर के माध्यम से समझाया जाता है, ठीक है, संचार किया जाता है। और साइन के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, साइन लैंग्वेज भी होती है, आप जानते हैं। और चिन्ह का मतलब क्या है कि डायरेक्शन बनी होती है, आप कहीं प्रोग्राम में जाइए या आप कहीं और भी जाइए तो आपने देखा होगा जगह जगह चिन्ह बनाए जाते हैं कि अच्छा ये रास्ता इधर है, तो सब उसी तरह से डायरेक्शन का बना होता है, ठीक है। तो ये चिन्ह का मतलब क्या होता है कि उससे आपको पहचान, उससे, हाँ, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये यूनिवर्सल होता है, एक चीज याद रखिएगा। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये यूनिवर्सल होता है, और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये यूनिवर्सल नहीं है। ये क्या है, हर जगह अलग अलग। जैसे आप हिंदी भाषा के हैं तो आप हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। हम चाइनीज हैं, चाइना जो चाइनीज भाषा का उपयोग करते हैं, रशियन है, रशियन का उपयोग करते हैं, और कुछ लोग विभिन्न भाषाएं और सब अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो वहां पर लेकिन जो ये अशाब्दिक संचार होता है, जैसे बॉडी जेस्चर है, ये एक ही जैसा, ये नहीं अलग अलग होता है। आप जो है आप इंडिया वाले जो खुश होते हैं तो वो जो है उनकी खुशी अलग तरीके से दिखाई देती है, और जो पाकिस्तान वाले खुश होते हैं उनकी अलग तरीके से। भाई चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान को, खुशी एक्सप्रेस करने का एक ही, दुखी है तो एक ही, आंसू एक ही होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे जाति धर्म संप्रदाय देश, कहीं भी उसमें बदलाव नहीं होता है। दुख दुख होता है, सुख सुख होता है, उसमें कोई वो परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये यूनिवर्सल है, हर जगह आपको एक जैसी समानताएं मिलेंगी। आप चाहे किसी भी कंट्री में जाइए, आपको भोजन लगती है तो लोग इशारा करते हैं कि भूख लगी है, तो उसका एक ही साइन होता है और सब जगह आपको मिलता है। उस मतलब ऐसा कोई कर रहा है, कोई आंसू आंखों से आंसू आ रहे हैं तो मतलब वो रो रहा है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी लोकेशन पे आप चले जाइए, वो सब आदमी पहचान जाते हैं। लेकिन आप भाषा करिए, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आप कहते रहिए। अगर इंग्लिश जानता होगा तो समझेगा, और नहीं जानता होगा तो आपके कहने से कहते रहिए, दिन भर कहते रहिए, कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक। तो ये क्या है, संचार के कुछ हमारे प्रकार, ठीक है। अब इतने पे ही हम समाप्त करते हैं, क्योंकि कल जो है मैं संचार प्रक्रिया की जो प्रोसेस है उससे जुड़ी हुई कुछ थ्योरी है, इस थ्योरी में जो नया अपडेट हुआ है मैं उसको अपडेट करके आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ परिवर्तन आया है, और ये चूंकि पुरानी पीडीएफ में अपडेट नहीं किया है अभी मैंने, तो इसमें अपडेट करके मैं कल इस पे आपको डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ा हुआ अगर कुछ आपको पूछना है अभी तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर। सर इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे आपने 4 टाइप बता दिए, फिर उसके बाद व्यवसाय में बताया 4, तो क्वेश्चंस थोड़ा आइडिया दे दीजिए। हाँ देखिए, जो अभी आपको यहाँ तक बताया मैंने, फिर आप जब यहाँ आएंगे, ये देखिए आगे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताता कि जो कम्युनिकेशन के जो प्रकार होते हैं ये क्या क्या है। जैसे इस पे आते हैं एक बात, जैसे ये लिखा हुआ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, चूंकि इस पे डिटेल से अंदर नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम स्वयं से संचार कर रहे होते हैं, ठीक है। स्वयं से संचार करना आप जानते हैं, आपने जितने लोग जुड़े जी हुए हैं, सर। कभी आपने खुद से बात की है? यस सर। स्वयं से बताइए, आप सभी खुद से बात करते हैं? खुद की हाँ जी। खुद की रिकॉर्डिंग करके भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं खुद की रिकॉर्डिंग नहीं, हम नो सभी नो खुद से नो, बात। एक्चुअली मन में अपने आप से बात करना, कि यस, अपने बारे में जानना कि हम क्या कर रहे अपने हैं, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें। ये हम खुद से डिस्कशन करते हैं, हम खुद से अपनी चीजों को, आप कोई भी काम करने जाते हैं तो कोई भी काम करने से पहले आप खुद से सोचते हैं। आप जरूरी नहीं कि हर किसी से पूछते बैठते हैं, आपको भूख लगी और है, उसको मैं योग खाऊं की कि ना भाषा खाऊं। में स्वाध्याय बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? स्वाध्याय बोलते हैं। हाँ, तो हम खुद से अपनी अध्ययन। चीजों, हाँ, हम अपने आप खुद से अपनी बातें करते हैं, हम खुद अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं, अपने ऑटो फिल्टर करते हैं, कितनी हम आत्म मूल्यांकन करते हैं, आत्म सुधार, आत्म मूल्यांकन,
ठीक है। तो हम अपनी चीजों को डिस्कशन करते हैं अपने से, मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, मैंने ये जो किया है वो ठीक है नहीं कि नहीं है, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो परफेक्ट है कि नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से ढेरों प्रश्न हमारे मन में आते हैं। उन प्रश्न का पहला जो डिस्कशन होता है या उस प्रश्न के विषय में जो पहला उत्तर होता है वो हमारा होता है। जब हम उस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं तब हम किसी दूसरे का सहारा लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर आपको आ रहा होगा तो आप किसी से सहारा नहीं लेते हैं, आप किसी से पूछते नहीं है। अब जहां पर आपको द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर आप वहां दूसरे को जाते हैं बताने के लिए। ये कोई ऐसी चीज है जिसको एक्सप्रेस करना जरूरी है, बताना जरूरी है, कोई एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आप बताओगे निश्चित रूप से, तो आप दूसरे से बताते हैं। अदरवाइज आप अपने में डिस्कशन करते रहते हैं, अपने से पूछते रहते हैं, इसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप स्वयं से बात करते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आप और डिटेल से जाएंगे, जैसे वाइगोत्स्की की थ्योरी है, आप कम्युनिकेशन के फील्ड में भाषा को लेकर के बहुत सारे जो है सिद्धांत दिए गए, ब्रूनर की थ्योरी है और वाइगोत्स्की की थ्योरी है। तो उन्होंने बताया कि हमारी भी स्पीच दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक स्पीच, की होती है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, पब्लिक जब हम अपनी चीजों को लोगों को तक बताते हैं, ठीक है, जब हम अपनी चीजों को लोगों को एक्सप्रेस कर देते हैं, मैं परेशान हूं मैंने दूसरे को बताया, ठीक है, तो ये पब्लिक होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने देखा प्राइवेट होती है, हम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, लेकिन हम किसी से बताते नहीं। हमको लगता है बताने से कोई फायदा नहीं है, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई समझने वाला है नहीं, और ये चीज हमारे तक ही सीमित रहनी चाहिए। हम हमारे पास हम भूखे बैठे हुए हैं लेकिन हम खा लेते हैं, कहते हैं यार कुछ जो भी है ठीक है एडजस्ट कर लो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम दुनिया से एक्सप्रेस ही नहीं करते, हम किसी से नहीं बताते, हम अपने तक सीमित कर लेते, तो इतना प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा बच्चा छोटा होता है, जन्म के बाद से छोटा होता है, एक समय तक वो अपनी चीजों को सबसे बताता है, कितनी खुशी होती है, पापा ये है, मम्मी ये है, भैया ये। लेकिन जैसे 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 आप बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप समझदार होते चले जाते हैं, आप देखते होंगे आप अपनी स्पीच को, अपनी चीजों को, आप इंट्रोवर्टेड होते चले जाते हैं, आप सब चीजें फिर शेयर करना बंद कर देते हैं, आप बहुत वही चीजें शेयर करते हैं जो आपको लगता है ये बतानी चाहिए, नहीं तो आप नहीं बताते, आप अपने तक सीमित करते हैं। होता है कि नहीं होता सभी के साथ? सभी के साथ ऐसा, ठीक है। हो सकता है कोई अपवाद स्वरूप हो, कहता नहीं सर हमारी तो कोई उससे डिस्कशन नहीं होती, हम तो बस दूसरे से ही बातें करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अपवाद छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सब जैसे कहते नहीं, कहते मेडिटेशन करते हैं लोग, ध्यान लगाते हैं, स्वाध्याय करते हैं लोग, जो योग में कहते नहीं यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम क्या है, सारी चीजें एक खुद को कंट्रोल करने की चीजें हैं, खुद को नियमित करने की चीजें हैं, खुद से वार्ता करने की चीजें हैं, तो खुद से चीजें होती हैं। तो ये है इंट्रापर्सनल, ठीक है। एक होता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, होता है जो इसमें दिया नहीं हुआ है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने एंसेस्टर से बातें करते हैं। आपने कभी अपने एंसेस्टर से बातें की हैं? की हैं आपने? किससे सर? आपने अपने कभी पूर्वजों से बातें की हैं? हाँ जी सर। आपने भगवान से बातें की हैं कभी? भगवान यस से भी सर। करते हैं सर, जैसे सुबह मंदिर जाते हैं तो करते हाँ, हैं। बस सभी हम बातें करते हैं। हम जब परेशान होते हैं हम किससे कहते हैं जा करके? हम जब परेशान होते भगवान हैं से। किससे कहते हैं? कहते नहीं, हम किसी से नहीं कहते, हम उससे बातें करते हैं जाकर के। हम जब परेशान होते हैं, जैसे किसी के माँ बाप नहीं, तो वो अपनी मम्मी से कहता है जाकर के। परेशान होता है, रोता है, उसको कोई नहीं मिलता, वो उनसे कहता है जो उसका प्रिय होता है, जो उसका इष्ट होता है, वो अभी नहीं है, उसका प्रिय है, उसका इष्ट है, वो है नहीं। लेकिन जब वो परेशान होता है, वो खुश होता है, तो वो उससे बातें करता है, उससे कहता है कि अगर आप होते तो ये चीज होती, या आप होते तो मैं आप सहारा होता, इस समय कोई नहीं मेरा। या खुशी होती है या दुखी होती है, तो दोनों चीजों में वो जरूर याद करता है, ठीक है। नहीं याद करता, नहीं कोई है, तो भगवान को याद करता। तो ऐसी जो चीजें कहलाती है उसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ये कहते हैं जब हम अपने एंसेस्टर से बात करते हैं। पूर्वज का मतलब क्या हुआ? भाई हम भगवान को भी तो अपना पूर्वज ही मानते हैं ना, भगवान कोई हमारे से अलग चीज तो है नहीं। आप जितने भी देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, आप यही मानते हैं ना कि जब सृष्टि का उदय हुआ तो उन्हीं से शुरुआत हुई, तो वो हमारे सबसे ओरिजिन है, वो इंसेस्टर। उसके बाद में धीरे 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 बनती है, वो अलग नहीं है हमसे। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो इंसान के रूप में नहीं है, वो कोई अलग प्रकार की चीजों से बने हुए नहीं, वो हमारी चीज है, वो ओरिजिन वहां से हुई, वहां से शुरुआत हुई, तो हम उसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे घर पे भी होता है, जैसे हम माँ को भगवान के रूप में मानते हैं, अगर नहीं होता है या पिताजी नहीं होते तो हम बात नहीं करते, हम परेशान नहीं होते। तो उसे कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। हम अपने नाना नानी से बातें करते हैं, हमको याद आती है, हमको चीजें याद आती हैं, हमको दादा दादी याद आते हैं, बाबा याद आते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते नहीं, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हम लोग अपने में करते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम अपनी बातें किसी दूसरे व्यक्ति से
एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातें दूसरे वाले व्यक्ति से। दूसरा मतलब मैं जैसे आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपसे मतलब इस समय तो कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये तो ग्रुप डिस्कशन हो गया। लेकिन जब एक सामने एक व्यक्ति और है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा घर का सदस्य है, यदि कोई भी हो सकता है, मैं उससे अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो मुझसे एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, उससे और आगे बढ़ते हैं, जब हम दो लोग, मतलब मैं अपनी बात किसी और व्यक्ति से एक्सप्रेस करूं तो दो व्यक्ति हुए, लेकिन जब व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, तब क्या होता है, उसे हम समूह डिस्कशन कहते हैं, समूह संचार कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। कि मैं अब अकेले 2 लोग नहीं है, अब 3-4 लोग या 3 लोग या 3 से ज्यादा लोग हो चुके, तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये ग्रुप की संख्या क्या है, 2 लिखी मैंने, स्मॉल और लार्ज लिखा। स्मॉल का मतलब क्या, किसी जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं, 23 लाख 23 टोटल हम लोग जुड़े हुए हैं, तो 23 का संचार हो रहा है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन स्मॉल ग्रुप है। लेकिन अगर यही संचार क्या है, बहुत बड़े लेवल पे हो जाए, जिसमें हमको मतलब कि 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या है, लार्ज ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन यही संचार जैसे फेसबुक से टेलीकास्ट हो रहा है, तो ये संचार कितने लोगों तक पहुंच रहा होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ना उनके बारे में मुझे जानकारी है, ना उनका मैं नाम जानता हूँ, ना उनका पता जानता हूँ, ना उनकी लोकेशन जानता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी सूचना बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, तो वो क्या है, जनसंचार, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और सर थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में बता दीजिए। ये इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में आपसे डिटेल से चर्चा की जाएगी, जो अभी दिखा नहीं था पीडीएफ के नीचे जाकर के, कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है। क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन के कई सारे आते हैं, इसमें वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है, तो और डायगोनल होता है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, हम वो तीनों जाकर के उसके अंदर पढ़ेंगे कि कोई संस्थान होता है, उसके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होता है, अगर उसके अंदर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीजें थोड़ा डिटेल से हैं, तो उसमें नीचे जाके। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर शांति पाठ करते हैं, आज की संचार भी यहीं विश्राम देते हैं। ओम शांति ओम शांति 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 सर्वहरिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को शुभ गुरुजी रात्रि, प्रणाम। प्रणाम। शुभरात्रि सर, Thank you, थैंक sir. यू। नमस्कार, धन्यवाद। शुभ रात्रि।